हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आई होप ईच ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बच्चों, यदि आप भी 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी 10th बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बच्चों मैं वादा करता हूं अकेडेक्सल आपका इस जर्नी में आपका साथ देगा। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक साथी की जरूरत होगी, वह साथी है आपका अकेडेक्सल। देखिएगा बच्चों, क्या है अकेडेक्सल। बच्चों, अकेडेक्सल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम एनसीईआरटी को गोट लेंगे, पी लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं हमें लोगों से क्या चीज अलग बनाती है। तो बच्चों, वी डू एनालिसिस। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे असाइनमेंट बनाते हैं और फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मेथड क्या है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रटेंगे, समझेंगे, रटेंगे प्लस समझेंगे। ठीक है, गोट लेंगे बच्चों, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट आपको देंगे, आप उसको सॉल्यूशन करना, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। उसके साथ अब बात करते हैं हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट पे भी आपकी कमांड करवा देंगे। यस की नो बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नाम पे ट्रस्ट करना है बच्चों। विद इन सेकंड टेलीग्राम पे आपको आपके डाउट का जवाब मिलेगा। यस की नो बच्चों। साथ ही हम आपको इस जर्नी में आपका साथ देंगे। हम फ्यूचर में मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं जो आपको बेहतरीन तैयारी करने में हेल्प करेंगे। मैं वादा करता हूं आपको बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकेडेक्सल पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। किसके बारे में बात की थी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में, जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, मेल जेनिटल ऑर्गन एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। बच्चों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हेरिडिटी। क्या नाम है बच्चों, हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों को ये चैप्टर याद करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों सर, देखिएगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर टर्म्स जो हैं लाइक होमोलोगस, एलील, जीन, क्रोमोसोम, वेरिएशन, F1 जनरेशन। तो बच्चों, मैं आपको इस टॉपिक को सिंप्लीफाई वे में पढ़ाऊंगा। वो कैसे, आपको पहले टर्म्स बताऊंगा कि सर ये टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स ये होते हैं, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। बातें समझ में आई। ठीक है, चले आगे। देखिएगा बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले हेरिडिटी में बात करेंगे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होती है हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, फिर बात करेंगे हेरिडिटी। देखिएगा बच्चों, हेरिडिटी क्या होती है समझिएगा, कैरेक्टर का पास ऑन होना जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर पास ऑन होना। ठीक है, जैसे देखते हैं बच्चों, हम घर में जब भी बेबी होता है तो हम कहते हैं इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है, इसकी आंख तो इसके पापा पे गई है। यस की नो। ठीक है बच्चों, तो वही बात यही होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं, यही कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, ट्रेवल करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अरे यस की नो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन बच्चों, कभी कभी हम देखते हैं कि जो बेबी होता है वह वेरिएशन शो करता है। यानी कि बच्चों, हम कहते हैं कि इसकी नाक और कान मम्मी पापा पे गए हैं, लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये फोटोकॉपी थोड़ी है। अरे जो भी बेबी होता है वो फोटोकॉपी नहीं होता है। सर, चाइना के लोगों में तो फोटोकॉपी दिखती है। अरे बच्चों, वह उनमें भी वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन होता है। इतनी बातें समझ में आई। तो बच्चों, वेरिएशन भी आते हैं, जो कैरेक्टर पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन में, उनमें वेरिएशन आते हैं। यानी कि बच्चों, हम बात कर सकते हैं वेरिएशन, यानी कि आप बात कर सकते हैं जैसे कि मदर्स की आई ब्राउन है, लेकिन जो फीमेल अगर बेबी होता है तो उसकी आईज कैसी होगी, ब्लू हो सकती है। दिस इज वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन। समझ में आया। ठीक है, फादर के ब्राउन हेयर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बेबी वगैरह हो रहा है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल्स हो रही है, उनकी कुछ अलग टाइप के हेयर लाइक ब्लैक, ब्राउन, या फिर हम बात कर सकते हैं शाइनी अलग हेयर मिल सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएशन मिलते हैं। ठीक है, IQ इंटेलिजेंस कोफिशिएंट किसका काम है, आपका पेरेंट्स का काम है, लेकिन हम देखते हैं जो बेबी होता है उसमें इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। दिस इज वेरिएशन। बातें समझ में आई, समझ में आ रही है।
ओके कूल। चलो बच्चों, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो माइंड मैप बनाना जरूरी है। सपोज कीजिए आपके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने डेप्थ लिया, लोन लिया, किससे लिया? बैंक से। किससे लिया बच्चों? बैंक से। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल है बच्चों, सुनिएगा। तो लेकिन लोन आपके दादाजी चुका नहीं पाए किसी कारणवश, ठीक है, नहीं चुका पाए। तो बच्चों वो लोन किसके पास जाएगा? आपके फादर के पास। यस की नो? फादर के पास जाएगा। हाँ जी सर। फिर वही लोन आपके फादर नहीं चुका पाए तो वह लोन कहाँ जाएगा? आपके फादर से आपको चुकाना पड़ेगा। यस की नो? और अगर आप भी चुका नहीं पाए तो कौन फिर उस लोन को कौन चुकाएगा? आपका जो भी बेबी होगा या जो भी आपका बेटा चुकाएगा। यस की नो? तो वैसे ही बच्चों हम बात करते हैं कैरेक्टर जीन। मैं बोलता हूं अगर कैरेक्टर, अगर मैं बोलता हूं जीन, क्योंकि जीन में ही कैरेक्टर होते हैं, तो वही जीन क्या होते हैं? पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बातें समझ में आई? देखिएगा, जीन आपके ग्रैंडफादर से आपके पापा में आए, आपके पापा से आप में आए, आपसे आपके बेटे में गए। दिस इज जीन। बातें समझ में आ रही है? जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स की यूनिट है, हेरिडिटी की यूनिट से। बात समझ में आई? अब कुछ टर्म्स जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसको मैं डिस्कस करता हूं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले अपन पढ़ते हैं। जैसे जैसे टर्म्स आते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टर्म्स हमें मिलते हैं वैसे वैसे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। हाँ जी सर, बात समझ में आई। But subtly different, we have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है। चलो, सेक्सुअल तो आपको समझ में आया, गेमेट आया मेल से, फीमेल गेमेट आया फीमेल से, दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आए, तो फिर न्यू इंडिविजुअल में जो वेराइटी मिलेगी, सीधी सी बात है, वेराइटी मिलेगी, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर किसमें आए? आपके जाइगोट में, बेबी में, तो वेराइटी मिलेगी। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो समझ में आता है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशन होता है? क्योंकि उसमें तो सर डिवाइडेशन होता है, एक अमीबा से दो अमीबा बना, और वेरिएशन लाइक एक अमीबा से दो अमीबा बने, डिवाइडेशन हुआ। तो बच्चों देखिएगा, समझिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन म्यूटेशन से आते हैं। किससे आते हैं? म्यूटेशन। सर अब ये नया वर्ड क्या सुनाया है आपने? म्यूटेशन। बच्चों म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? डीएनए में चेंज होना म्यूटेशन। हम जानते हैं डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। हम बात करें उसमें चेंजेस होना, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, जीन में चेंजेस आना, क्या है? म्यूटेशन, जिससे वेरिएशन आते हैं। ठीक है, समझिएगा, कोई हाइट को बनाने वाली जीन है। सर जीन क्या है? अरे डीएनए का पार्ट। डीएनए का पार्ट जो जीन से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, और उससे ही आपके एंजाइम और हार्मोन बनके आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज करते हैं। बात समझ में आई? तो बच्चों मैं वही समझा रहा हूं आपको। क्या म्यूटेशन क्या है? जीन में, डीएनए में चेंजेस होना, जीन में चेंजेस होना, तो उससे वेरिएशन आते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? देखिएगा, आगे चलते हैं। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. Reason, mutation, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है? मैक्सिमाइज वेरिएशन आते हैं। If we observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plant. जब हम देखते हैं किसके? शुगर केन के प्लांट को। किसको देखते हैं? शुगर केन के प्लांट को, तो हमें कम वेरिएशन दिखाई देती है। मे भी शुगर केन का उसने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाया होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के किसी पार्ट से नए शुगर केन को उगाया होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया होगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन कम मिलेगी। ठीक है, we find very little variation among the individual plant, but in a number of animal including human being which reproductive sexual। हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें वेरिएशन दिखाई देती है। ठीक है, करोड़ों लाखों, देखिए इंडिया की 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है। हाँ जी सर है। क्या सारे एक जैसे दिखाई देते हैं? क्या सारे एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं, चेंजेस होते हैं, या नाक, आंख, कान। ठीक है बच्चों, तो यही वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। आगे चलते हैं। Which reproduce sexually, quite distinct variation are visible among different individual।
छोटे छोटे भी वेरिएशन दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है बच्चों, वेरिएशन आते हैं और वह वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। कितनी बातें क्लियर हुई? ओके। हम बात करेंगे अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। किस प्रकार से वेरिएशन अकुमुलेट होते हैं जाइगोट के अंदर, ठीक है, किस प्रकार से ये वेरिएशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल changes in it for the next generation. Now think about what would happen when this new generation in its turn reproduce. The second generation will have differences that they inherited from the first generation as well as newly created difference as happen in asexual reproduction. बच्चों यह पैराग्राफ यह कहता है कि किस प्रकार से वेरिएशन आती है, कैसे मेल से अलग टाइप्स के कैरेक्टर आएंगे, फीमेल से अलग टाइप के आएंगे। वेरिएशन आएगी किस में आएगी? जाइगोट में। किसमें आएंगे? जाइगोट में आएंगे। ठीक है, अब इस जाइगोट में वेरिएशन से बनाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वेरिएशन आए हैं। ठीक है, ठीक है, वेरिएशन आगे किस में? जाइगोट में आगे। अब इस जाइगोट में वेरिएशन आने के बाद बच्चों यह जाइगोट भी आगे बढ़ के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बना के यह भी गैमेट बनाएगा। तो इसके वेरिएशन और इसका जो इसका फर्टिलाइजेशन होगा किसी और के साथ, उसके वेरिएशन सेकंड जनरेशन में क्या करेंगे? और वेरिएशन लाएंगे। इधर समझिएगा, इधर समझिएगा, आप ऐसे समझो, आराम से देखिएगा। दिस इज पेरेंट, हम बात करें मेल, फिर हम बात करेंगे फीमेल। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। ठीक है, मेल्स की बात करेंगे हम, तो मेल से गेमेट आते हैं आपके एक्स वाई, मतलब एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम आते हैं, और फीमेल से क्या आता है आपका एक्स एक्स। ठीक है, अब बच्चों हम बात करें, अगर ये क्रोमोसोम आते हैं तो यह एक्स एक्स आपस में क्रॉस होंगे क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा? गर्ल्स। वैसे एक्स वाई मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉयज। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, जो जीन होती है, एक और टर्म सुनिएगा, दिस इज योर क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के दिस इज योर होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, शेप और साइज में बराबर होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज, देखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है? जीन, यहाँ पे क्या है? जीन, जीन ए। ठीक है, और यहाँ पे भी हो गया आपकी जीन ए। समझिएगा, बस समझिएगा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर जीन सेम प्रेजेंट होती है। लोकस, जिस प्लेस पे जीन प्रेजेंट होती है उसे लोकस कहते हैं। अगर इस लोकस पे ए जीन है तो इस लोकस पे कैपिटल स्मॉल जीन होगी, जिसे कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। बातें समझ में आई? तो बच्चों यह क्या होता है कि जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो कुछ वेरिएशन मेल में आते हैं, कुछ फीमेल में आते हैं, और जो जाइगोट में अकुमुलेट होते हैं। इसी प्रकार से यही समझाना मैं चाहता हूं आपको कि कुछ कैरेक्टर यहां से आएंगे मेल से, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आएंगे। ठीक है, दोनों में वेरिएशन मिलेगा। जिसे इधर समझिएगा, मेंडल ने जब क्रॉस करवाया था स्मॉल प्लांट और कैपिटल प्लांट और स्मॉल प्लांट के बीच, तो उन्होंने देखा था कि जो टी मिला था उन्हें, ठीक है, इससे गेमेट टी बना था, इससे गेमेट स्मॉल टी बना था, और F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था? टी प्लांट। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आए हैं। पहले होमोजाइगस स्टोल था, अब हेटेरोजाइगस स्टोल है। होमोजाइगस स्टोल मतलब दोनों एक जैसे, दोनों एलील एक जैसे। अब एलील क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ए जीन। बच्चों आपके कोर्स में इतना नहीं है, पर समझिएगा, एलील, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ए जीन। ये टर्म्स बताना जरूरी है, क्योंकि बिना टर्म्स से आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा सारा मटेरियल। दिस इज होमोजाइगस एलील, दिस इज हेटेरोजाइगस एलील, दिस इज होमोजाइगस एलील, दोनों एक जैसे।
दिस इज आपका जीन। अरे जीन सब हम इसे सिंबल में प्रेजेंट करते हैं। मानिए स्मॉल टी है, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर है, यह भी रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे, तो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एलील, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो आप इतना समझिएगा, ठीक है, कि वेरिएशन आते हैं, कैसे आते हैं बच्चों वेरिएशन? जब हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो जाइगोट में वेरिएशन आ गए। यह जाइगोट, अरे यस्किनो, यह जाइगोट इधर देखिएगा, हमने क्या किया, ये एक्स वाई एक्स एक्स से गर्ल्स बनाई। अब इस गर्ल्स भी तो गेमेट बनाएगी, ये गर्ल्स भी तो गेमेट बनाएगी, फिर ये फर्टिलाइजेशन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, फिर से वेरिएशन आएंगे। ये है मेल प्लांट और ये है आपका फीमेल प्लांट। इससे आपकी टीटी बना, F1 जनरेशन, मतलब इनसे एक बेबी हुआ टीटी। अरे यह बेबी भी तो फिर क्या करेगा, आप गेमिट बनाएगा, और यह गेमिट आपस में क्रॉस करेंगे। तो बच्चों वेरिएशन आती है, कुल मिला के जब हम क्रॉस करवाते हैं वेरिएशन आती है, फिर जो वेरिएशन से जाइगोट बनता है वह फिर गेमिट बनाता है, ठीक है। यही लाइन इस पैराग्राफ में लिखी है। अब देखिएगा, if one bacterium divides and then the resultant 2 bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated। क्या कह रहा है, एक बैक्टीरिया है, ये डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा आपका 2 बैक्टीरिया, फिर ये 2 बैक्टीरिया फिर से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या बनेंगे 4 बैक्टीरिया। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये डिवीजन, ठीक है, और ये फिर डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन। आगे वुड बी वेरी सिमिलर, हाँ सर एक जैसे ही है, ठीक है। फिजन होता है ना, पढ़ा था हमने, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं, ठीक है। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस, कम डिफरेंस या वेरिएशन मिलेंगे, देखिए एक जैसे हैं। देन जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, कुछ वेरिएशन हमें मिल सकते हैं, कुछ बहुत लिटिल अमाउंट में, ठीक है। However, if sexual reproduction is involved, even greater of diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance, ठीक है। This is mode of asexual reproduction, mode of asexual reproduction, mode of asexual reproduction है तो बच्चों वेरी लिटिल वेरिएशन, वेरी स्मॉल वेरिएशन, ठीक है। क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, एक पेरेंट 2 में डिवाइड होता है, वेरिएशन कहां से आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। डू ऑल दिस वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट, क्या ये जो भी वेरिएशन आते हैं सभी के इक्वल चांस होते हैं सर्वाइव होने के, देखते हैं। विच दे फाइंड देमसेल्फ, obviously not, depending on the nature of variation different individual would have different kind of advantage. Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. Selection of variation by environment factor form the basis for evolutionary process, as we will discuss in later section. आपकी एनसीईआरटी कहती है क्या ये सारे वेरिएशन एक जैसे होते हैं, क्या कोई लाइक कुछ वेरिएशन ही हमें एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, या सारे बेनिफिशियल होते हैं? उसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी करती है बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया का अलग अलग फॉर्म होता है, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया बच्चों, आर्की बैक्टीरिया जिसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हाई टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे वह एग्जिस्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया की बात करेंगे। उन बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बच्चों वो भी नॉर्मल बैक्टीरिया थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वेरिएशन लेके आए। क्या लेके आए, वेरिएशन लेके आए, और जब वो वेरिएशन लेके आए अपने आप में, उन्होंने अपने आप को ढाला, एडप्ट किया, किसको, अपने आप को वेरिएशन करके एडप्ट किया, अपने आप को अनुकूल बनाया नेचर का 100 डिग्री टेम्परेचर है, हम भी अब इंटरनल बॉडी में इस प्रकार का वेरिएशन करेंगे कि हम एडप्ट हो जाएं, ठीक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, दिस इज लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन लेके आओ,
बच्चों आप भी अगर पढ़ते हो, अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे पढ़ो, ठीक है। अगर आप कुछ एक बुक पढ़ रहे हो तो आप 2 बुक पढ़ना चालू करो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि वेरिएशन लेके आओ, अपने आप में चेंजेस करो। अगर लेट उठते हो तो जल्दी उठो, ठीक है। कम पढ़ते हो ज़्यादा पढ़ो, वेरिएशन लेके आओ। बैक्टीरिया भी सर्वाइव करने के लिए अपने आप में वेरिएशन लेकर आया है। आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इस जो एक्सट्रीम हीट वाले कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया है, ठीक है। यही बात आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। वही बात वैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा। दिस इज आपका पेरेंट, समझिएगा इसे। पेरेंट से आपकी 2 डॉटर बनी, डॉटर, सर डॉटर मतलब पुत्री, अरे डॉटर मतलब बच्चों पेरेंट सेल, समझिएगा। पेरेंट सेल, डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब जिनसे सन भी हो सकता है और आपका डॉटर भी हो सकती है। डॉटर मतलब बच्चों पेरेंट से आपके 2 जो इंडिविजुअल बनते हैं उन्हें डॉटर बोलते हैं। अभी इस डॉटर से, इस डॉटर सेल से क्या बनेगा आपका? 2 इंडिविजुअल। इस डॉटर सेल से 2 इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन ये क्या है बच्चों? वेरिएशन। दिस इज वेरिएशन। आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज वेरिएशन। ये दोनों भी कहीं ना कहीं सेम है, देखिएगा। यह फिर डिफरेंस है। तो बच्चों हमेशा से क्या नहीं होता है, सेम कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते हैं, वेरिएशन भी आते हैं। यही बात आपकी एनसीईआरटी बताना चाहती है। हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है देखिएगा। प्रोसेस by which character pass on from generation to generation to generation, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जिससे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिएगा बच्चों क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट heredity is known as, बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक्स। क्या डब्ल्यू बेटसन ने वर्ड दिया था जेनेटिक्स, आपके कोर्स में नहीं है, बोर्ड लेवल पे आप ध्यान मत रखिएगा, एडिशनल है, ठीक है। जीन वर्ड जॉनसन ने दिया था, यह भी एडिशनल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है बच्चों बताइएगा। हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। दिस इज इन योर एनसीईआरटी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। बताएंगे आपको, इधर देखिएगा। चलिए आगे। हेरिडिटी क्या होती है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। The rules of heredity determine the process by which trait and character are realized by inherited. Let us take a closer look at this rule. इधर अंडरलाइन करिएगा, the process। कहाँ? the process से लेके आपका inherited, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट, सर ट्रेट क्या होता है? वेरी गुड। ट्रेट क्या होता है? इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ट्रेट और एक समझिएगा कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। अगर मैं कहता हूं
आई कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं स्किन कलर एक कैरेक्टर है, तो इनके ट्रेट की बात करेंगे तो इनके ट्रेट क्या होंगे? ब्राउन। आई कलर एक कैरेक्टर है, तो आई कलर के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? किसी भी कैरेक्टर के जो फॉर्म हो सकते हैं उन्हें ट्रेट कहते हैं। जैसे कि कलर्स की बात करेंगे तो ब्राउन कलर क्या है आपका? ट्रेट। ब्लैक कलर क्या है आपका? ट्रेट। ब्लू कलर क्या है आपका? ट्रेट। समझ में आई बात? स्किन कलर की बात करेंगे तो स्किन कलर वाइट, ब्लैक, डस्की, ये सब क्या है आपके? ट्रेट। समझ में आया बात? अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट कैरेक्टर होंगे, और इस टॉलनेस और ड्वार्फनेस, लंबापन या बोनापन, क्या होंगे? ट्रेट। समझ में आई? चलिए आइए, इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड मतलब पास ऑन होना कैरेक्टर का, ठीक है। What exactly do we mean by similarity and differences? We know that a child bears all the basic features of a human being. However, it does not look exactly like its parents. यह अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही फोटोकॉपी नहीं होता है। And human population show a great deal of variation. हमारी हमारी पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशन दिखती है पता ही है आपको? लाखों करोड़ों पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की, लेकिन सब एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। सबका अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है बच्चों, जो कि वेरिएशन में हेल्प करता है। आगे चले, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। क्या बात करेंगे बच्चों? रूल्स की बात करेंगे। किसके रूल्स की? ठीक है बच्चों, बात करेंगे अभी हम मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के रूल्स की। अब देखिएगा बच्चों, कुछ स्टोरी सुनाता हूं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था। जी सर पता है, ठीक है। साइंटिस्ट था, वह एक्सपेरिमेंट करता था किस पे? पी प्लांट पे, मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट करता था। पेशे से वह पादरी थे, तो पूजा वगैरह करते थे। कहाँ पे? अपने चर्च वगैरह में। और साथ साथ उन्हें इंटरेस्ट भी था किसको जानने में? जेनेटिक्स को जानने में। यानी कि बच्चों, एक बार जब वो रोड पे जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा एक गर्ल्स बेबी और उसके साथ उसकी मदर दोनों साथ में जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मदर्स की आईज तो ब्लू और बेबी की आई ब्राउन। यह कैसे हो सकता है? मेंडल सोच में पड़ गए। मेंडल ने सोचा कि क्या रीजन हो सकता है कि हेयर कलर मदर्स और बेबी में अलग अलग है, बेबी गर्ल्स में या छोटी बच्ची में अलग अलग है। तो मेंडल तो देखो इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? अपने घर गए, ठीक है, अपने जो पादरी थे जिस चर्च के, उसके पीछे बगीचे, उन्होंने क्या किया? एक बगीचे में क्या किया? पाइसम सेटाइवम या पी प्लांट, क्या बच्चों? पाइसम सेटाइवम या पी प्लांट के क्या उगाए? प्लांट उगाए। और उन्होंने क्या? हजारों एक्सपेरिमेंट किए उन पे, और फिर वो एक कंक्लूजन पे आए। किस कंक्लूजन पे? उस कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने क्या किया? कुछ थ्योरी दी, कुछ रूल्स दिए, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मेंडल, जिसमें पहला लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी अगर ये बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर एनसीईआरटी में ऐसा कोई टर्म्स आता है, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। चले बच्चों आगे, rules for the inheritance of trait. The rules for the inheritance of such trait in human being are related to the fact that both the father and mother contribute particularly equally amount of genetic material to the child. उन्होंने बताया कि जो फादर और मदर होते हैं ना, वो इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं जाइगोट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में। ओके, ठीक है, सही बात है। दिस मीन दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। ठीक है, इसका मतलब जो भी जाइगोट के अंदर जीन ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर होती है, जीन डीएनए का ही तो हिस्सा है। जो भी जीन ट्रांसफर होती है कहाँ पे? F1 जनरेशन में। कहाँ पे?
F1 जनरेशन में या जो भी बेबी वगैरह होता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, राइट? ठीक है, सही बात है। Thus, for each trait there will be two version in each child, ठीक है, दो वर्जन होंगे एक चाइल्ड के अंदर, मदर के और फादर के दोनों का मिक्स। अरे ऐसे समझिएगा, आलू की सब्जी बनाई अलग से, टमाटर की सब्जी बनाई अलग से, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनी? आलू टमाटर। वैसे ही what will then the trait seen in the child be? Mendel C. Box worked out the main rule of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. ठीक है, 1856 से 1865 तक मेंडल ने क्या किया था? 1856 से 1863 तक, कब तक? इधर सुनिएगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट 1856 to 1863 मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? पी प्लांट पे, ठीक है। और उसका पब्लिश कब हुआ था? उसके जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट करके, मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके, वह पब्लिश हुए थे 1865 को, ठीक है। और 1900 में उनकी रीडिस्कवरी की थी कार्ल लोरेंस, टी सेरमार्क और ह्यूगो डी व्रीज ने। आपके कोर्स में इतना नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा बस। कितना? इतना, जितना बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी यह आपको एक डायग्राम बताती है, ठीक है, एक पिक्चर दी हुई है, इसको समझते हैं। इधर देखिएगा, पहले मैं आपको समझाता हूं। कैरेक्टर पेरेंट्स टू बेबी में ट्रांसफर होते हैं, सही बात है सर, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। अब देखिएगा, आपने कुछ लोगों की ईयर लोब्स अटैच होती है हेड से, ठीक है, दिस इज हेड, या हमारी फेस से अटैच हो रहती है। और कुछ लोगों की ईयर जो होते हैं ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, बच्चों कुछ लोगों के एक्सटर्नल ईयर पिन्ना अटैच रहते हैं हेड से, और कुछ लोगों के एक्सटर्नल ईयर पिन्ना अटैच नहीं होते हैं, जैसे कि मेरे और आप सभी लोगों के, मोस्टली लोगों के आप देखोगे तो ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर अटैच नहीं है। देखिएगा कहाँ है अटैच? ये पे बच्चों। लेकिन कुछ लोगों में ईयर पिन्ना अटैच रहते हैं हेड से, ठीक है बच्चों, इसको समझिएगा। तो इसका रीजन हम जानते हैं। अगर हम बात करें पेरेंट के अंदर, एक एलील मिलते हैं, इधर सुनिएगा, दिस इज होमोजाइगस एलील, दिस इज होमोजाइगस एलील। बच्चों ये पेरेंट है आपका मेल पेरेंट, जिसके अंदर यह जीन मिलती है, यह एलील मिलते हैं। अब बात करें हम फीमेल की, ठीक है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। अब इधर देखिएगा, कैपिटल ई रिप्रेजेंट डोमिनेंसी, स्मॉल ई रिप्रेजेंट रिसेसिवनेस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई सर? डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं बच्चों? जब हम दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो बच्चों कुछ कैरेक्टर ही बेबी के अंदर दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, या जिन्हें कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। कुछ कैरेक्टर ही किसमें दिखाई देते हैं? आपके पेरेंट के अंदर, लाइक जाइगोट के अंदर या बेबी के अंदर, उसे कहते हैं क्या? डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। जो कैरेक्टर बेबी में नहीं दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। इधर समझिएगा, इधर समझिएगा। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट समझिएगा फटाफट, मेंडल एक्सपेरिमेंट, अब समझिएगा। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, क्या किया उन्होंने? एक टोल पी प्लांट लिया, क्या किया? टोल पी प्लांट लिया, हाँ जी लिया। फिर एक डोर्फ मतलब बोना, एक डोर्फ पी प्लांट लिया, हाँ जी लिया। आगे उन्होंने दोनों के बीच में करवाया क्रॉस। सर क्रॉस यानी कि फर्टिलाइजेशन,
इससे पोलन ग्रेन लिए, इससे क्या लिया, एक सेल, लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं ना, इससे पोलन ग्रेन लिए, इससे क्या लिया आपका एक सेल, यस की नो। तो बच्चों एक सेल लिया तो हम देखते हैं इनसे जो जाइगोट बनेगा, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं गेमीट। पेरेंट के अंदर टीटी एलील है, टीटी जीन है, टीटी जीन मतलब यह टोलनेस को शो करती है, और स्मॉल टीटी की शो करती है डॉर्फनेस को। ये बोना प्लांट, यह आपका लॉन्ग प्लांट। जब हम क्रॉस करवाते हैं उससे पहले हम गेमीट बनाते हैं। हमने भी तो एक्स वाई बनाया था ना, स्पर्म और ओवम, वैसे ही प्लांट में गेमीट बनेंगे। इसके गेमीट क्या बनेंगे, टी, अरे इसके गेमीट क्या बनेंगे, टी, 2 बार टी लिखूं 1 बार टी लिखूं बात एक ही है, ठीक है। इसके गेमीट ये बनेंगे, इसके गेमीट क्या बनेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। दोनों एक जैसे है ना, तो किसी एक को ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। जब हम क्रॉस करवाते हैं इस टी और टी के बीच में, तो बच्चों क्या होता है, जब हम क्रॉस करवाते हैं इस टी और टी के बीच में, तो हमें टी मिलता है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन यानी अरे आपकी बेबी वाली जनरेशन, F1 जनरेशन, वो वाला बेबी नहीं बच्चों, एम्ब्रियो वाला बेबी, ठीक है। टीटी में F1 जनरेशन में, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन आएगी इसमें क्या होंगे, ओल्ड टोल प्लांट, क्या हुए, ओल्ड टोल प्लांट। मेंडल अचंभित, मेंडल शोक, जब मैंने क्रॉस करवाया लॉन्ग प्लांट और डॉर्फ प्लांट में, तो जो मुझे प्लांट प्राप्त हुए F1 जनरेशन में, दोनों के क्रॉस करवाने से जो मिला हमें, तो मुझे सारे टोल प्लांट क्यों प्राप्त हुए, यह कहाँ गया, कौन, स्मॉल टी के जो कैरेक्टर है वो कहाँ गए, क्वेश्चन मार्क। तो मेंडल ने बताया, मेंडल ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर दैट पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या कैरेक्टर दैट शो इट्स डोमिनेंसी इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। अरे जब दोनों एलील एक जैसे हों तो होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसे, टी टी कैपिटल टी होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस टोल, जाइगस टोल। समझ में आई बात, हेटेरोजाइगस टोल। तो मेंडल ने कहा कि ये ओल्ड टोल प्लांट क्यों प्राप्त हुए। मेंडल ने बताया कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है, कि कैरेक्टर जो शो होते हैं अपनी डोमिनेंसी को शो करते हैं, अपनी प्रभाविता को शो करते हैं, कहां पे, F1 जनरेशन में, उन्हें कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे टोल जो कैरेक्टर हमें दिखाई दिए, यह क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, एक के ऊपर प्रभावित होना, प्रभावी होना। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी, जो दिखाई दिए वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखाई दिए उन्हें कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है बच्चों, ड्वार्फनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूं क्या, कि जब क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 जनरेशन में हमें जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जब हम अब इस F1 जनरेशन से हम क्या बनाएंगे, दिस इज आपकी F1 जनरेशन, इससे हम गेमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गेमेट। मेंडल ने तो कई एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने सोचा कि मैं पता करके ही रहूंगा ये रिसेसिवनेस का रीजन क्या है। जब फीमेल के अंदर रिसेसिवनेस थी, देखिएगा जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल प्लांट, जब फीमेल प्लांट से हमने जो कैरेक्टर लिए, तो क्या रिसेसिवनेस कहाँ गए, रिसेसिवनेस कहाँ गए, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से क्रॉस करवाया, ठीक है। इससे गेमेट क्या बनेंगे आपके, टी एंड टी। अरे दोनों अलग अलग है तो एक बार इस टी को ले लो, एक बार इस टी को ले लो। अब देखिएगा जब क्रॉस करवाया तो बच्चों देखा, क्या देखा, ठीक है, गेमेट करवाया, जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि हाँ F2 जनरेशन में हमें क्या दिखाई दिए, F2 जनरेशन में हमें क्या दिखाई दिए, रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई दिए। दिस इज डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ प्लांट, ठीक है। दिस इज टोल प्लांट, अरे यस की नो, दिस इज टोल प्लांट, दिस इज टोल प्लांट। लेकिन इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस टोल, दोनों एक जैसे एलील, इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस टोल, दोनों अलग अलग एलील, इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस
टोल क्योंकि दोनों अलग अलग, और इसे बोलेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ क्योंकि दोनों स्मॉल टी लेकिन दोनों एक जैसे। समझ में आया? अब उधर आइए, जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे ईयर, जो ईयर लोब होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ये हमारे हेड से अटैच नहीं है। दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर ये ऐसे अटैच रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। इधर समझिएगा। तो हमने क्या किया, क्या किया बच्चों? डोमिनेंट मेल जिसके ईयर लोब अटैच नहीं है, ईयर लोब नॉट अटैच्ड। फिर उधर बात करेंगे हम, इधर इधर ईयर लोब अटैच्ड। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो इधर, जब दोनों से अब इससे क्या बनाएंगे? गेमीट। इसमें भी गेमीट बनाया था, ठीक है, गेमीट बनाएंगे। अब बच्चों ये गेमीट जो बने, क्या बने आपके? गेमीट। जब हम ये गेमीट में क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? क्रॉस, तो हमें क्या मिलता है? F1 जनरेशन में ईयर लोब नॉट अटैच्ड। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने क्या बात की थी, जो कैपिटल ई है वह डोमिनेंट होता है रिसेसिव ई पर। कैपिटल ई क्या है? डोमिनेंट है। कैपिटल ई डोमिनेंट है तो वह छोटे या स्मॉल ई के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा, वह रिसेसिव कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। जब भी कभी किसी एलील में, एलील मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, ठीक है, यह क्या? एलील, एलील जिसे हम सिंबल में शो करते हैं, दिस इज एलील, दिस इज एलील। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, एक दूसरे के पेयर, पेयर ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? एलील। तो बच्चों जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वह शो नहीं करने होने देगा रिसेसिव कैरेक्टर को। तो वही बात हम देखते हैं, जब डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर ने आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल ई स्मॉल ई मिला, लेकिन यह क्या है? ईयर लोब नॉट अटैच्ड। डोमिनेंट कैरेक्टर मिले, ओनली क्या मिले? डोमिनेंट कैरेक्टर मिले। इसका मतलब समझे? दया, दया नहीं बच्चों, इसका मतलब समझे बच्चों? क्या इसका मतलब? ये समझो, इसका मतलब ये समझो कि जो कैरेक्टर हुए वो क्या थे आपके? डोमिनेंट। फिर मेंडल ने क्या किया? फिर इससे गेमिट बनाए। मेंडल चुप कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने फिर से गेमिट बनाए। गेमिट बने आपका ई और ई। सर यही क्यों बने? अरे बच्चों दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो एक बार कैपिटल ई लिया, एक बार स्मॉल ई लिया। अब हमने क्या किया? क्रॉस। क्या किया? क्रॉस। एक तरफ गेमेट रखे हमने मेल के, एक तरफ फीमेल के, ठीक है। इधर देखो, देखो जल्दी देखो, ये देखो, ये आपके मेल के कैरेक्टर, ये फीमेल के। अब इधर देखना, कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल ई स्मॉल ई। तो उन्होंने देखा कि रिसेसिव कैरेक्टर भी मिले। कहाँ पे? F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर भी मिले। इसका मतलब मेंडल ने फिर से बोला कि कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं वह कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और जो कैरेक्टर अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। F2 जनरेशन में लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इसका मतलब समझो, F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर फिर से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इन F1 जनरेशन से जो गेमिट बने हैं उसमें गेमिट फ्यूज नहीं हुए हैं। सेग्रेशन ऑफ गेमिट, गेमिट का सेपरेशन अलग से हुआ है। जब हमने ई से जब गेमिट बनाए तो गेमिट ने आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं की है, आपस में ब्लेंडिंग नहीं शो की है। इस वजह से F2 जनरेशन में हमें क्या मिले हैं? रिसेसिव कैरेक्टर भी मिले हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिएगा, आप इधर देखिएगा, ईयर लोब नॉट अटैच्ड। डायग्राम को ढंग से देखो, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। अब इधर देखो, ईयर लोब अटैच्ड, यह क्या है आपके? रिसेसिव कैरेक्टर। समझ में आ रहा है ना? आप स्पेलिंग देखिएगा बच्चों एक बार इसकी, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। आगे चलें, अब देखो आगे चलते हैं।
रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मेंडल के कंट्रीब्यूशन हमने देख लिए। द रूल्स फॉर द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute particularly equal amount of genetic material। ठीक है, ये हमने स्पेसिस पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, दोनों जो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें, जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं उसको F1 जनरेशन में कैरेक्टर को सेम अमाउंट में, दोनों बराबर अमाउंट में पास ऑन करते हैं कैरेक्टर को। यही बातें मैंने आपको बताई है अभी। अब देखिएगा, मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, इसे कहते हैं एलील। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। देखिएगा, एलील सुनेगा, एलील क्या होते हैं, टी किसको शो करते हैं, टोलनेस को। ये वाले टी किसको करेंगे, डॉर्फनेस को। कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हाँ एलील। क्या हो गए, एलील। ठीक है, इधर सुनो, ये किसको शो करता है, डोमिनेंट। डोमिनेंट को शो करता है क्योंकि ये क्या होता है, नॉट अटैच्ड ईयर लोब। अटैच्ड ईयर लोब, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, एलील। माइंड में बन रहा है बच्चों, इधर देखो। गार्डन पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मेंडल यूजेज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी राउंड और व्रिंकल सीड। अब बच्चों सुनिएगा, अभी हमने जो क्रॉस किया था उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया था। क्या कहते हैं उसे, इधर देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर को लिया था। कौन सा कैरेक्टर, हाइट। हाइट कैरेक्टर को लिया था। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब हमने, मेंडल ने क्या किया, मेंडल कहाँ चुप रहने वाले थे, मेंडल ने फिर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सीट शेप और सीट कलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ऐसे प्लांट जिनके अंदर राउंड सीड है और ऐसे प्लांट जिनके अंदर कलर ऑफ सीड क्या है, येलो, उन्होंने उस प्रकार के प्लांट का किसके साथ क्रॉस करवाया, ऐसे प्लांट जिसमें व्रिंकल सीड है। क्या है, व्रिंकल सीड है, और क्या है आपका कलर, क्या है, ग्रीन है, सीड का कलर ग्रीन है। उन्होंने अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड मतलब दो टाइप से कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया। किसने, मेंडल ने। इधर सुनिएगा, दिस मीन, ये हो चुका था, यहां थे हम, हाँ। उन्होंने राउंड व्रिंकल सीड, टोल शॉर्ट प्लांट, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर एंड सो ऑन। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर, ए टोल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट, produced progeny by crossing them and calculate the percentage of tall and short progeny. In the first place, there were no halfway character in this first generation of F1 progeny. No medium height plant or occurs. इधर देखिएगा, यह पैराग्राफ वही बताता है जो मैं आपको बता के आया हूँ। जब उन्होंने लंबे प्लांट और बोने प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, जो हाइब्रिडेशन करवाया, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में दोनों के मिक्स प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे इधर सुनिएगा, जैसे देखिएगा, जब उन्होंने टोल और डोर्फ को क्रॉस करवाया तो उन्होंने कोई मिक्सचर प्राप्त नहीं हुआ कि कुछ मीडियम हो गया, एक टोल एक डोर्फ दोनों का मीडियम मिला, नहीं, मीडियम नहीं मिला। उन्होंने वही चीजें बताई कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को शो करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, और जो F2 जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं उन्हें रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिएगा, वैसे ही मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे। कौन कौन से, हाइट हो गया, टोल और डॉर्फ, सीड कलर, सीड शेप, पोट कलर, पोट का कलर, पोट की साइज, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या किए थे उन्होंने, कैरेक्टर लिए थे। आपकी एनसीईआरटी में 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर नहीं है, हम मेंशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। This means that only one of the apparent trait was seen, not some mixture of the two. Mixture नहीं था. So the next question was, were the tall plant in the F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation? क्या F1 जनरेशन में जो टोल प्लांट प्राप्त हुए, क्या जो पेरेंट्स में टोल थे वैसे ही टोल है? नहीं बच्चों, वो क्या थे, होमोजाइगस टोल। टी, कैपिटल टी, वो क्या थे, होमोजाइगस टोल। हमें क्या मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी,
हेटेरोजाइगस टोल मिले थे। अरे यस की नो, इधर देखो, क्या यह टोल और यह टोल सेम है? नहीं है सर। कहाँ है सेम? क्योंकि दोनों क्या है, होमोजाइगस टोल। दोनों एलील कैसे है? सेम। एक एलील अलग है, एक एलील अलग है, यह है हेटेरोजाइगस टोल। जवाब मिला। Mendelian experiment test this by getting both the parental plant and this F1 toll plant to reproduce by self pollination। और उन्होंने क्या किया, जो F1 प्लांट में जो क्या हुआ, F1 प्लांट जो हमें प्राप्त हुआ उनको फिर सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग मतलब इधर देखो, F1 प्लांट जो हमें मिले उनमें क्या करवाया, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस। टीटी मिले, टीटी का क्या करवाया, गेमिट बनाए। टीटी से क्या गेमिट बने, टी और टी। क्या गेमिट बने, टी और टी। इन टी गेमिट को आपस में फिर क्रॉस करवाया, फिर हमें क्या मिले, ये चार जनरेशन मिली। चार जनरेशन क्या, हमें चार टाइप्स ऑफ प्लांट मिले। ठीक है, इधर देखो, and this F1 toll plant to reproduce by self pollination, the progeny of the parental plant are of course all tall. However, the second generation of F2 progeny of the F1 plant are not tall. Instead, 1/4 of them are short. ठीक है बच्चों, 1/4 मतलब एक चौथे का एक हिस्सा क्या मिला हमें। इधर देखो, फिर से इधर देखो, जब उन्होंने F1 जनरेशन में आपस में सेल्फिंग करवाई, सेल्फ क्रॉस करवाया, तो हमें चार टाइप्स के प्लांट मिले। कौन कौन से, चार टाइप्स के प्लांट मिले। फिर उन्होंने देखा कि चार में से तीन क्या है, टोल है, और एक क्या मिला, एक क्या मिला आपको, शॉर्ट। इसे क्या कहते हैं, 1/4। चार में से एक मिले, इसे क्या कहते हैं, क्वार्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो बच्चों, मैं इस वाले की क्वार्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे चले। This indicates that both the tallness and shortness trait were inherited in the F1 plant, but only the toneless trait was expressed। दोनों कैरेक्टर तो गए F1 जनरेशन में, लेकिन कौन से कैरेक्टर दिखाई दिए, सिर्फ डोमिनेंट। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर F1 में अगर डॉर्फनेस नहीं आता तो F2 में कैसे दिखाई देता वो, कहीं ना कहीं F1 में डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर आया होगा, तभी ना वह F2 जनरेशन में दिखा। ठीक है, बात यह रही होगी कि डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव को अपना इफेक्ट शो नहीं होने दिया। दिस लीड मेंडल टू प्रपोज दैट टू कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन। ठीक है, टू कॉपी ऑफ ए फैक्टर कॉल्ड जीन कंट्रोलिंग ट्रेट आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। दिस टू मे बी आइडेंटिफाई और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज। ठीक है, depending on the parentage, a pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in। इधर देखो, लास्ट जो पैराग्राफ यह कहता है कि जो जीन है वो आपका क्या हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं। इधर देखो, टोल शॉर्ट क्रॉस करवाया, क्या मिला F1 जनरेशन में, टोल मिले। क्या मिले, टोल मिले। हाँ जी, टोल मिले। कैसे टोल है, हेटेरोजाइगस टोल। क्या है, हेटेरोजाइगस टोल। ठीक है, यह क्या है, होमोजाइगस टोल। क्या है, होमोजाइगस टोल। ये क्या है बच्चों, होमोजाइगस टोल। F1 में क्या किया था, हमने टोल प्लांट और क्रॉस के बीच में क्रॉस करवाया, टोल प्लांट और डोर्फ के बीच में क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला, टीटी मिले, ओल टोल मिले। लेकिन ये क्या है बच्चों, हम देखते हैं इनमें से ये क्या थे, हेटेरोजाइगस टोल थे। ठीक है, देखिएगा, अभी हमने देखा था, इधर देखो, इधर देखो, हेटेरोजाइगस टोल एंड आपका होमोजाइगस टोल। इधर देखो, टोल से शॉर्ट के बीच में क्रॉस करवाया, शॉर्ट को डोर्फ भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोर्फ भी क्रॉस करवाया, तो ओल्ड हेटेरोजाइगस टोल मिले। अब जब हेटेरोजाइगस टोल की सेल्फिंग करवाई, क्या करवाई, सेल्फिंग, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ क्या, इसे गेमिट बनाओ पहले, ये गेमिट बनाए, तो गेमिट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, जब इनमें क्रॉस करवाया आपस में, सेल्फिंग में क्रॉस करवाया, इस क्या मिला हमें, टीटी। जब टीटी में सेल्फ क्रॉस करवाया बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इधर देखिएगा,
हमें 3 टॉल एंड एक शॉर्ट, 3 टॉल एंड एक शॉर्ट प्लांट प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं रिसेसिव कैरेक्टर भी पास ऑन होते हैं, लेकिन शो कहाँ दिखाई देते हैं? ओनली F2 जनरेशन में। ठीक है। वैसे देखिएगा, ये पेरेंटल में आपका पिंक फ्लावर है, ग्रीन फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ TT and TT are tall plant while only TT is short plant. In other words, a single copy of T is enough to make the plant tall. Single copy of T is enough to make plant tall क्योंकि T is dominant. While both copies have to be T for the plant to be short. Trait like T are called dominant trait. ठीक है, while those behave like small t are called recessive trait. Work out which trait would be considered dominant and which are recessive. इधर देखिएगा पिंक और व्हाइट। पिंक क्या है? डोमिनेंट। पिंक फ्लावर क्या है? डोमिनेंट। व्हाइट क्या है? रिसेसिव। F1 जनरेशन में क्या मिला? पिंक मिला। क्यों मिला पिंक? क्योंकि पिंक डोमिनेंट है सर। ठीक है सर, पिंक डोमिनेंट है। F2 जनरेशन में क्या मिला? ग्रीन भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है, ये अपने आप को शो कहाँ करता है? सिर्फ F2 जनरेशन में। समझ में आया? ठीक है। What happen when P plant showing two different characteristics rather than just one are breed with each other? What do the progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkle seed looks like? They are all tall and have round seed. Tallness and round seed are thus dominant trait. But what happens when this F1 generation are used to generate F2 progeny by self-pollination? A Mendelism experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seed and some were short plant with wrinkle seed. However, there would also be F2 progeny that show new combination. इधर सुनिएगा, some of them would be tall but have wrinkle seed, while other would have short but round seed. You can see how many combination of trait are formed in F2 offspring when factor controlling for seed shape and seed color recombinant to form zygote leading to form F2 offspring. Thus, the tall short trait and the round seed wrinkle seed trait are independent inherited. अब इधर सुनिएगा, अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। इधर सुनिएगा, मेंडल क्रॉस between two character called dihybrid cross, called dihybrid cross। जब मेंडल ने दो कैरेक्टर को आपस में लेकर क्रॉस करवाया तो उसे क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इधर समझिएगा, उन्होंने क्या लिया? राउंड एंड येलो सीड। क्या लिया? राउंड एंड येलो सीड। किसमें लिए? मेल में ले लिए। समझिए, मेल में लिए, फीमेल में भी ले सकते हैं। जब उनका क्रॉस करवाया उन्होंने व्रिंकल्ड ग्रीन सीड जो कि फीमेल थे। ठीक है, राउंड येलो को रिप्रेजेंट करते हैं हम R4 राउंड, और येलो सीड को प्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Y से। ठीक है, व्रिंकल सीड को हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और ग्रीन सीड को हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल y से। जब दोनों में क्रॉस करवाया तो बच्चों में क्या मिला? RY। क्या मिला? हमें मिला बच्चों कैपिटल R स्मॉल, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। किसमें मिला? F1 जनरेशन में। ठीक है बच्चों, ये क्या थे आपके? ऑल राउंड एंड येलो सीड। तो मेंडल ने बोला कि जब मैंने राउंड और येलो सीड को क्रॉस करवाया व्रिंकल और ग्रीन सीड के साथ, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? F1 जनरेशन में क्या मिला आपको?
सारे राउंड और येलो, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा क्या मिला, सारे राउंड और येलो। तो मेंडल ने क्या कहा, कहीं ना कहीं राउंड क्या है, राउंड सीड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और कहीं ना कहीं ये येलो सीड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, तभी तो F1 जनरेशन में शो हो रहे हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे एक स्टेटमेंट दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करता है। फिर से सुनिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने बताया कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि बच्चों राउंड येलो कलर, राउंड सीड की बात करें तो राउंड सीड येलो कलर को इफेक्ट नहीं करेगा, और ना ही ये येलो कलर राउंड सीड को इफेक्ट करेगा। चुपचाप राउंड जो है कैरेक्टर, वह क्या करेंगे, चुपचाप अपने इनहेरिटेड हो जाएंगे, वह किसी भी प्रकार से दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द अफेक्ट ऑफ अनदर कैरेक्टर। ठीक है, राउंड येलो क्या मिले हमें, यहाँ पे राउंड येलो सीड मिले। क्यों मिले राउंड येलो सीड, क्योंकि किसी भी प्रकार से इनमें एक राउंड, ठीक है, सीड कलर किसी भी प्रकार से सीड शेप से इफेक्टेड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बच्चों, सीड कलर जिसकी की बात करें येलो, किससे इफेक्ट नहीं हुआ, सीड शेप से। सीड शेप अपने अलग इनहेरिटेड हुए, उसी के प्रकार सीड कलर अपने अलग प्रकार से इनहेरिटेड हुए। मतलब कैरेक्टर ने क्या नहीं किया बच्चों, किसी भी प्रकार से सेग्रीगेशन या किसी प्रकार से एक दूसरे को इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब बच्चों वैसे ही उन्होंने, ये क्या है आपका F1 जनरेशन। अब क्या होगा बच्चों, क्रॉसिंग होगी, इसमें सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। इससे गेमिट बनेंगे अलग अलग बच्चों, आपके क्या बनेंगे, गेमिट। ठीक है, गेमिट किससे बनते हैं, इधर देखिएगा, है सर इतना आसान है, इधर देखो गेमिट कैसे बनते हैं। जो भी आपकी F1 जनरेशन मिलती है, अगर उसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसे ऐसा सिंबल लगा के लिख दो। लिख दिया, अरे लिख दिया ऐसा सिंबल लगा के। अब बच्चों इस R के आगे फिर से ऐसा सिंबल लगाओ, और इस Y के आगे फिर से ऐसा सिंबल लगाओ। ऐसा सिंबल लगा के एंड के दो हेटेरोजाइगस कंडीशन को लिख दो। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को लिख गई। अब आपके देखो गेमिट बने, गेमिट फॉर्मेशन देखते हैं। आर वाई, ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये ऐसे बनेंगे ना, इधर ओके। इधर देखो बच्चों गेमेट कैसे बनते हैं, हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में गेमेट कैसे बनते हैं। इधर देखिएगा, ठीक है बच्चों, पहले आप ऐसा सिंबल लगाओगे और फर्स्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन को ऐसा लिखोगे, लिखा। फिर आप एक सिंबल ऐसा का ऐसा आप इसके सामने लिखोगे, फिर ऐसा का ऐसा सिंबल आप इसके सामने लिखोगे। फिर आप दूसरी हेटेरोजाइगस कंडीशन को लिखिएगा, लिखा आपने। अब देखो गेमिट आर वाई एंड आर वाई, यस की नो, दिस इज योर 4 गेमिट। ठीक है बच्चों, दिस इज योर 1 2 3 4 गेमिट। अब इसमें क्या होगा, ये गेमिट जो बने हैं ये आपस में क्या करेंगे, आपस में सेल्फिंग करेंगे। इसकी क्या होगा, सेल्फिंग। इधर देखिएगा सेल्फिंग को, देखिएगा राउंड ग्रीन एंड राउंड येलो, दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, राउंड येलो। इसका मतलब राउंड क्या है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट ही कैरेक्टर प्राप्त होते हैं। राउंड क्या है, डोमिनेंट। येलो क्या है, डोमिनेंट।
अब इसे सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने के लिए गेमेट बनाने पड़ेंगे। गेमेट तो हम बना के आए हैं, गेमेट हमने बना लिए 4। कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, पहले हेटेरोजाइगस कंडीशन लिखो। ठीक है, फर्स्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन लिखो, लिख दिया। उसके बाद आप ये सिंबल लगाओ, उसके बाद दूसरे हेटेरोजाइगस कंडीशन को दोनों के सामने लिखो। यस की नो? देखिएगा, जब F1 जनरेशन से जो गेमेट बनाए उससे हमें क्या प्राप्त हुई? 16 टाइप के हमें क्या प्राप्त हुए? प्लांट। देखिएगा बच्चों, आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के बीच में, स्मॉल आर स्मॉल वाई के बीच का क्रॉस हमने किससे करवाया? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब क्रॉस करवाया तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुए? 16 प्लांट प्राप्त हुए। 16 प्लांट, 16 प्लांट। इधर देखिएगा, जिसमें से हम बात करेंगे, राउंड येलो कितने थे? 9। राउंड ग्रीन कितने थे? 3। रिंकल येलो कितने थे? 3। रिंकल ग्रीन कितने थे? 1। तो ओवरऑल हमें 16 प्लांट प्राप्त हुए, जिसमें हम बात करेंगे मेनली बात करेंगे तो 12 तो कौन से प्राप्त हुए आपको? राउंड, येलो, और आपको प्राप्त हुए बाकी ग्रीन एंड राउंड। समझ में आया बच्चों? बातें समझ में आई? ठीक है, दिस इज रिंकल ग्रीन, दिस इज रिंकल ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। इधर देखो बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, राउंड येलो कितने प्राप्त हुए? राउंड येलो कितने प्राप्त हुए आपको? 9। ठीक है, रिंकल येलो कितने प्राप्त हुए? 3। राउंड ग्रीन कितने प्राप्त हुए? 3। और रिंकल ग्रीन कितने प्राप्त हुए? 16। मतलब ओवरऑल कितने प्राप्त हुए? 16। राउंड येलो 9 प्राप्त हुए, राउंड ग्रीन 3 प्राप्त हुए, रिंकल येलो 3 प्राप्त हुए, और रिंकल ग्रीन 1 प्राप्त हुआ। ओवरऑल 16 प्राप्त हुए। ठीक है, if the interpretation of Mendel experiment we have been discussing are connected, then both parents must be contributing equal to DNA of the progeny during sexual reproduction. We have discussed this issue in the previous chapter. If both parents can help determine the trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each pea plant must have 2 sets of all gene. ठीक है, each pea plant must have 2 set. हर एक pea plant के पास 2 set of gene होता है, जिसे हम एलील कहते हैं। One inherited from each parent. From this mechanism to work, each germ cell must have only 1 gene set. ठीक है बच्चों, हम बात करें, दिस इज आपकी स्पर्म, इसके पास एक ही सेट होगा। हम बात करेंगे जो कि क्या है ना, हम बात करेंगे आपका ओवम, इसके बाद भी आपका एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, इसलिए हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। How do germ cell make a single set of gene from the normal to copy that all the other cell in the body have? If progeny plant inherited single whole gene set from each parent, then the experiment in figure 8.5 cannot work. This is because the two characteristics R and Y would then be linked to each other and cannot be independently. बच्चों इधर देखिएगा, जो हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया होती है, उनमें मियोसिस होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो स्पर्म या गेमेट इंफॉर्मेशन या गेमेट को बनाने वाली जो सेल्स होती है वह 2n होती है, उनमें मायोसिस होता है, उससे क्या बनता है आपका गेमेट। ठीक है, क्या होता है? गेमेट फॉर्मेटिंग सेल में क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। उससे क्या बनता है? हैप्लॉइड गेमेट। क्या बनता है? हैप्लॉइड गेमेट। उससे बनता है आपका एन कंडीशन, और यही एन कंडीशन अदर पेरेंट में भी बनेगी, उससे क्या होगा? जाइगोट आपका 2n होगा। यस की नो? यही बातें यहाँ लिखी हुई है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट और नॉट एज सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज, इट्स कॉल्ड ए क्रोमोसोम। ठीक है, हम बात करते हैं क्या, एक सेल के अंदर एक सेट ऑफ पेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इधर सुनिएगा फटाफट से। इधर देखो, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन।
क्रोमेटिड। क्रोमेटिड फ्री डेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड क्या होता है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये क्या बनाता है आपका? इधर देखो, दिस इज क्रोमोसोम। समझ में आया क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जीन को पास ऑन करने में हेल्प करते हैं। दे आर व्हीकल ऑफ जीन। जीन क्रोमोसोम पे लगी होती है, जीन क्रोमोसोम पे लगी होती है और जो कि क्रोमोसोम के ऊपर बैठ के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। यस की नो? Thus, each cell will have two copy of each chromosome। अगर सुनो बच्चों, इस सेल के अंदर 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इस सेल के न्यूक्लियस में 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? 2n। अगर इस सेल के न्यूक्लियस में ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो इसे क्या कहेंगे? n। ठीक है बच्चों? One is from the male and female parent। Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and this may be one of either maternal or paternal origin। When 2 germ cells combine they will restore the normal number of chromosome। अब देखिएगा बच्चों, इधर समझो, हमने क्या किया था अभी? टीटी और टीटी के बीच में क्रॉस करवाया था, हमें टीटी मिला। बच्चों इधर देखो, हमें पहले गेमिट बना है। क्या बना है? गेमिट। इधर सुनो, यह क्या कंडीशन है आपका? सपोज कीजिए दिस इज टीटी। जब हम गेमिट बनाएंगे तो गेमिट से क्या बनाएंगे बच्चों? सिंगल। इधर सुनो, जब हम गेमिट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हैप्लॉइड कंडीशन बनाएंगे। डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड से हमने क्या बनाया? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में, हमने क्या बनाया? हैप्लॉइड कंडीशन। जब हमने हैप्लॉइड कंडीशन बनाया, दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है? मियोसिस। इससे क्या बनेगा आपका? हैप्लॉइड कंडीशन। और यह हैप्लॉइड कंडीशन एक पेरेंट से आती है। देखिएगा, एक हैप्लॉइड कंडीशन मतलब इस गेमेट में क्या होगा? एक सेट ऑफ प्रेजेंट होगा, एक ही सेट प्रेजेंट होगा। किसका? आपका क्रोमोसोम का एक सेट ही प्रेजेंट है। जैसे हम बात करेंगे इस फीमेल के पास या इस पेरेंट के पास, ठीक है, ये मेल पेरेंट एंड दिस इज फीमेल पेरेंट। इस फीमेल पेरेंट के पास बात करेंगे तो बच्चों आपका एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो बच्चों एक क्रोमोसोम दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। यहाँ पे F1 जनरेशन में, और ये डिप्लॉइड कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन। यही बात आपकी एनसीईआरटी लिखती है। दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वह क्या करते हैं? F1 जनरेशन में क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। ठीक है बच्चों, आगे चले। इन द प्रोजेनी में F1 जनरेशन में या जाइगोट में, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज, ताकि स्टोर कर सके हम डीएनए के जो अमाउंट है वह फिर से स्टोर कर सके। ठीक है, सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, बट असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म also follow similar rule of inheritance। Can we work out how their inheritance might work? ठीक है, इधर देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन। इधर देखो फटाफट से, क्या है? मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। अब देखिएगा, मेल के पास 14 प्लस XY, 14 तो क्या होते हैं आपके? नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, और XY क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, फीमेल के पास 44 प्लस XY। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटोसोम। जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम, और इन्हें बोलते हैं एलोसोम। ठीक है, जब गेमेट बनेगा बच्चों, जब इस सेल में गेमेट बनेगा, जो कि ये 2n है, ये क्या है बच्चों? 2n। गेमेट बनेगा मियोसिस से, गेमेट बनेगा किससे बनेगा? मियोसिस से। बच्चों गेमेट बनेगा तो गेमेट किससे बनेंगे? इधर देखो, गेमेट किससे बनेंगे? 22 प्लस x, 22 प्लस x, 22 प्लस y। ठीक है, ये मेल में देखेंगे। फीमेल में कैसे बनेंगे? 22 प्लस x एंड 22 प्लस x। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है। अरे फीमेल के पास क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये क्रॉस होंगे आपस में। किससे होंगे? क्रॉस। पता होगा ना ये तो आपको। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या बनेगा? x एंड x, गर्ल बेबी। ठीक है, ऑटोसोम से मतलब नहीं है, हमें एलोसोम से मतलब है। इधर देखो क्या बनेगा? x एंड x, यह भी गर्ल्स होगी। बात करते हैं y, x,
यह आपका बॉय होगा और एक्स वाई आपका क्या होगा, बॉय। बातें समझ में आएगी, ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्स मिलता है तो क्या मिलता है बच्चों, गर्ल्स, दिस इज गर्ल, गर्ल होगी, यहाँ क्या होगा बॉय, एंड यहाँ क्या होगा आपका बॉय। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। मेल में एक्स 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 वाई पाया जाता है और फीमेल में एक्स वाई एक्स, फीमेल में एक्स एक्स मिलता है। मेल में एक्स वाई मिलता है, फीमेल में एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो गर्ल्स का फॉर्मेशन होता है, गर्ल्स बनती है, और जब एक्स वाई मिलता है तो बॉयज बनता है। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, देखिएगा एक्स एक्स गर्ल्स, एक्स वाई मेल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसकी बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। यस की नो, रेडी हो? इधर देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। A cross between a tall plant and short pea plant result in progeny that were all tall plant because जब हमने tall plant, इधर देखिएगा, जब हमने tall plant और क्रॉस करवाया dwarf plant के बीच में तो हमें क्या हुआ, PT plant, all tall plant प्राप्त हुए F1 जनरेशन में। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट नहीं, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। यस, टॉलनेस क्या है बच्चों, डोमिनेंट ट्रेट है, तभी तो वो अपने आप को शो कर रही है F1 जनरेशन में। आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉर, देखिएगा, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी मॉलिक्यूल फैट देयर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन। इधर समझो, यह आपका सेल, यह आपका न्यूक्लियस, यह आपका डीएनए। समझ में आ रहा है? यह आपका न्यूक्लियस, यह आपका डीएनए, यह आपका सेल। डीएनए, डीएनए में यह आपकी जीन, जी डीएनए का वह हिस्सा जो आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है उसे जीन कहते हैं। यह आपकी जीन, यह आपकी जीन, यह बनाएगी एमआरएनए, एमआरए बनाने के बाद, ठीक है, यह बनाएगी आपकी क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन से बनेंगे आपके एंजाइम या हार्मोन। ठीक है, ये मैकेनिज्म याद रखना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो फटाफट। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, ठीक है, राइट। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, ठीक है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, मतलब ये भी सही है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल फैट देयर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम देयर इज अ जीन। ठीक है बच्चों, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपका फैट क्या है, बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी थर्ड, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो बायोमोलिक्यूल है, ये तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं। A zygote which has X chromosome inherited from the father will develop into a zygote which have X chromosome inherited from father। इधर सुनिएगा, दिस इज मदर, अरे यस की नो, दिस इज फादर। अगर जाइगोट में अगर Y आता है, कहां से, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, देखो X क्रोमोसोम आता है, क्या आता है, फादर से X क्रोमोसोम आता है, फीमेल से क्या, फीमेल से तो ऑब्वियसली X क्रोमोसोम आएगा, तो ये क्या होगा, गर्ल्स। क्या होगा बच्चों, गर्ल। क्या होगी, गर्ल। इधर सुनो, या इधर बॉय और गर्ल, दिस विल बी गर्ल। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। फादर से क्या आ रहा है, भाई क्रोमोसोम, जाइगोट में क्या बनेगा, गर्ल्स। ओके। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम आर, ठीक है, लार्ज क्रोमोसोम नो, स्मॉल क्रोमोसोम नो, एक्स क्रोमोसोम यस, वाई क्रोमोसोम यस। इधर सुनो, हम फीमेल मेल के अंदर बात करें तो अभी हमने बात की थी एलोसोम के बारे में, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो एक्स वाई क्या है आपके, क्या है आपके, यह होमोलोगस नहीं है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है।
ठीक है बच्चों, इसका मतलब बात करें दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम, ये पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है, एक्स एक्स होते हैं तो पेयर होते हैं, तो यह होगा वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम आर अनपेयर्ड। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। ओके, आगे देखो, इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आईज, कैपिटल जीन गिव्स ब्राउन आईज, है ना, एंड जीन्स बी गिव्स ब्लू आईज एंड दिस गिव्स ब्लू आईज, ब्राउन ब्लू। आगे, what will be the color of eyes of the person having combination? ठीक है, इधर सुनो, what will be the color of eye of the person having combination? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसमें क्या कलर होगा बताइए। इधर सुनो, डोमिनेंट क्या है, ब्राउन, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, बीबी। देखिएगा बच्चों, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, इफ ह्यूमन if gene B gives brown eyes and genes B gives blue eyes, मतलब कैपिटल B brown eyes देता है और genes B gives blue eyes, what will be the color of eyes of the person having combination? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका बताइए। ब्राउन एंड ब्राउन, नो, ब्राउन एंड ब्लू, बताइए बताइए। इधर देखो, इसकी ब्राउन आईज है, समझिएगा ध्यान से, दिस इज होमोजाइगस ब्राउन, दिस इज हेटेरोजाइगस ब्राउन, अरे यस कि नो, दिस इज होमोजाइगस ब्राउन, दिस इज हेटेरोजाइगस ब्राउन। इधर समझो, इससे गेमेट क्या बनेंगे, गेमेट बताओ, इससे गेमेट आपका बनेगा, इधर देखो, इससे गेमेट क्या बनेगा आपका, बी एंड बी, अरे इससे क्या बनेगा, देखो इधर, बी से बी बनेगा और इससे क्या बन सकते हैं, बी और बी, इससे क्या बनेगा, ओनली बी गेमेट। अब देखो क्रॉस करवाओ, इससे क्या मिलेगा, बी बी, और इससे क्या मिलेगा, बी बी। तो इसका मतलब बच्चों यह क्या है आपका, इधर देखो, यह क्या है, इधर सुनो, बीबी मतलब ब्राउन, ब्राउन क्यों, ब्राउन डोमिनेंट है इसका, इस वजह से कैपिटल बी अपना कैरेक्टर को शो करेगा, दोनों स्मॉल, इसका मतलब ब्लू। तो बच्चों समझ में आया, इसका मतलब जो हमें जनरेशन मिलेगी उसमें क्या होगा, ब्राउन एंड ब्लू कलर, क्या मिलेगा, ब्राउन एंड ब्लू कलर। ओके, ठीक है बच्चे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, मेंडल ने किस प्रकार से बताया था कि जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। इधर देखो, मेंडल ने क्रॉस करवाया, ठीक है, किस किस में, पेरेंट में, क्या मिला, टीटी, कहाँ मिला, F1 जनरेशन में, कहाँ मिला, F1 जनरेशन में। ठीक है, मेंडल ने इस बेस पे क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको बताया है मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर दैट अपीयर इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, इन F1 जनरेशन, इधर देखो, in F1 generation character that shown is known as dominant character, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी। इसी कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है बच्चों, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, देखो, एक्वायर्ड ट्रेट, और हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेट, किसकी बात करेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट की बात करेंगे बच्चों, तो वह ट्रेट जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनवायरमेंट से मिलते हैं। जैसे कि हमारा देखिएगा, हम बात करते हैं स्कोर, ठीक है, हम बात करेंगे IQ, यह भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। बचपन से आप साइकिल चलाना थोड़ी सीखे हो माँ की कोख में, आपने एक्वायर्ड किया है कैरेक्टर को साइकिल चलाना। ठीक है, स्कार्स हो गया आपकी बॉडी पे, वह भी आप एक्वायर करते हो। IQ आप भी इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हो, जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका IQ वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। ठीक है,
ठीक है बच्चों, एक्वायर्ड ट्रेट में हम बात करेंगे स्कार हो गया, ठीक है। वैसे आईक्यू को कंट्रोल करने वाली जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी हम आईक्यू, अगर हम बुक्स अच्छी अच्छी पढ़ेंगे तो हमारा आईक्यू क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, हम बात करेंगे स्कार्स, मसल्स, ठीक है, हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स अगर आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी प्रोटीन लोगे, तो मसल्स भी आपकी ग्रो करेगी। इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है, आइस कलर, हेयर कलर, ये क्या है आपके, आइस कलर, हेयर कलर, ये क्या है आपके, जो कि इनहेरिटेड होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, आगे बताओ। Why are the trait acquired during the lifetime of an organism not inherited? जो कैरेक्टर हम अब देखो, जो कैरेक्टर हम एक्वायर्ड करते हैं इन्वायरमेंट से, वह नेक्स्ट जनरेशन में क्यों पास ऑन नहीं होते हैं? क्योंकि बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कौन कौन सी? सोमेटिक सेल एंड गैमेट फॉर्मेटिंग सेल। गैमेट फॉर्मेटिंग सेल, एक सेल जो सोमेटिक सेल होती है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेटिक सेल गैमेट बनाती है, सोमेटिक सेल हमारी बॉडी के सोमेटिक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जो कैरेक्टर सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होंगे वह पास ऑन नहीं होंगे, पास ऑन नॉट, और यह पास ऑन। जो भी कैरेक्टर स्पर्म में और ओवम में प्रेजेंट होंगे वही कैरेक्टर और वही जीन पास ऑन होगी नेक्स्ट जनरेशन में। यस की नो? ओके, पास ऑन, ठीक है। How did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not spread? ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, इसको आप देखिएगा। It is possible that a trait is inherited but not spread. यहाँ पे आप लिखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका आंसर में आप लिखिएगा बच्चों, क्या होगा आपका होमवर्क है ये, क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको लिखिएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर जो शो होते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। जो शो नहीं होते उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर शो होते हैं F2 जनरेशन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन कैसा रहा? आई नो आपको इस टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन बच्चों यह आपकी NCERT का सार है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यस कि नो? इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज करना है, एक बार फिर से पढ़ना है। मैं वादा करता हूँ आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आवर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए हमसे बनिए रहिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।